Hello guys, welcoming you in this session, and today we are going to talk about the elections. So let's start how election process begins. इलेक्टोरल सिस्टम भैया आर्टिकल 324 से 329 में पार्ट 15 में दे रखा है, ठीक है। पार्ट 15 में आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक इलेक्शन के बारे में दे रखा है, ठीक है। और भाई इससे जो है इलेक्टोरल सिस्टम कैसा है हमारे कंट्री में, उससे रिलेटेड प्रोविज़न इसमें दे रखे हैं, ठीक है। आर्टिकल 324 क्या कहता है, लेट्स सी। आर्टिकल 324 प्रोवाइड कराता है हमको एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, ठीक है, कि कंट्री में एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होगा, ओके। और ये क्या इंश्योर करेगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो कंट्री में, ये इंश्योर करेगा। और जो पावर है सुपरिंटेंडेंस की डायरेक्शन की इलेक्शन को कंडक्ट कराने की, किस किस की, पार्लियामेंट की, स्टेट लेजिस्लेचर की, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की, वो इलेक्शन कमीशन कराएगा, ओके। पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराएगा। और ये आर्टिकल 324 में लिखा हुआ है। भाई इलेक्शन जो पार्लियामेंट में होंगे, पार्लियामेंट वाले इलेक्शन होंगे, वो इलेक्शन कमीशन कराएगा, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के भी, ठीक है। और भाई लॉज किसके चलेंगे, पार्लियामेंट वाले में तो लॉज चलेंगे पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर वाले जो इलेक्शन है उसमें लॉज चलेंगे स्टेट लेजिस्लेचर के प्लस पार्लियामेंट के। मतलब ये वो है, क्या कहते हैं उसको, वेल छोड़ो, मतलब दोनों साथ में मिलकर, ठीक है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट वाले में सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के चलेंगे। अब कोई कह सकता है कि भैया स्टेट के भी तो है प्रेसिडेंट, कहीं उसकी थोड़ा ही ना है, तो ये बात भाई नहीं, ये इलेक्शन जब मतलब इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का उसमें चलते हैं, लेकिन जो रूल है ना, जो लॉज है, जो पार्लियामेंट बनाएगा वो चलेंगे। और स्टेट लेजिस्लेचर के उसमें मतलब क्या कहते हैं, देखो कुछ तो पार्लियामेंट बनाएगा लॉज, किससे रिलेटेड, स्टेट लेजिस्लेचर की इलेक्शन से रिलेटेड। और भाई कुछ लॉज स्टेट लेजिस्लेचर खुद भी बनाता है, छोटे छोटे लॉज होते हैं, ठीक है, जो ज़्यादा अफेक्ट नहीं करते। और भाई जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के, वो तो आपको पता है स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाएगा, ठीक है, और स्टेट इलेक्शन कमीशन ही कंडक्ट कराएगा। और लॉज कौन बनाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, उसमें सेंटर का कोई रोल नहीं होगा। भाई सिर्फ एक जनरल इलेक्टोरल रोल होगा, ठीक है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए भी, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए भी, और स्टेट लेजिस्लेटर की कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए भी एक जनरल इलेक्टोरल रोल होगा। ये नहीं कि अलग सिटीजन जो है, अलग लोग जो है वो वोट कर रहे हैं पार्लियामेंट की इलेक्शन के लिए, और उससे अलग अलग लोग मतलब वोट कर रहे हैं असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। दोनों एक ही तो हैं, हमें मैं असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए भी वोट करती हूँ, पार्लियामेंट के लिए भी वोट करती हूँ, तो इलेक्टोरल रोल जनरल होगा, ठीक है, दोनों का। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को कर दिया है एबोलिश। ऐसा नहीं है, देखो पहले ऐसा होता था कि अगर कोई मुसलमान खड़ा हो रहा है तो उसके लिए सिर्फ मुसलमान वोट कर सकता था, तो उसके लिए इलेक्टोरल रोल अलग बनता था, ठीक है, जिसमें सारे मुस्लिम होते थे। लेकिन अब कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को कॉन्स्टिट्यूशन ने कर दिया है एबोलिश, तो इसीलिए ऐसा अब कुछ भी नहीं है, ठीक है। भाई ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट आया था ना, इसने एक्चुअल में हमारी कंट्री को पार्टीशन में लेकर आया था, ठीक है, विच लेड टू द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। आर्टिकल 325 की अगर मैं बात करूँ, नो पर्सन, ठीक है, आर्टिकल 324 तो मैंने बता दिया कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के बारे में कहता है। भाई आर्टिकल 325 में ये लिखा हुआ है कि कोई भी पर्सन इनएलिजिबल नहीं माना जाएगा कि उसका इलेक्टोरल रोल में नाम ना आया हो, किस किस ग्राउंड पर, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और एनी ऑफ देम, यानी 4 ग्राउंड पर उसके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता कि उसका नाम इलेक्टोरल रोल में आपने लिखा ही नहीं, किस बेसिस पर, रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स, ठीक है। हाँ वैसे एज का हो सकता है, ठीक है, एज का हो सकता है, और फिर डिसेबिलिटी वगैरह का आई थिंक नहीं हो सकता, ठीक है। भाई फर्दर नो पर्सन कैन क्लेम टू बी इंक्लूडेड इन एनी स्पेशल इलेक्टोरल रोल, कोई भी पर्सन ये क्लेम नहीं कर सकता, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ये पर्सन कोई क्लेम नहीं कर सकता कि भाई मुझे कि स्पेशल इलेक्टोरल रोल में डालो, ठीक है, मतलब किस ग्राउंड पर, और रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स और एनी ऑफ देम, इनके ग्राउंड पर मुझे कोई स्पेशल इलेक्टोरल रोल में डालो, ये ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ऐसा कोई पर्सन क्लेम नहीं कर सकता। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इक्वालिटी टू एवरी सिटीजन सबको प्रोवाइड कराता है इन द मैटर्स ऑफ इलेक्टोरल फ्रेंचाइज, दैट्स क्लियर। भाई आर्टिकल 326 देख लेते हैं अब। जो इलेक्शन होंगे लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, वो किस बेसिस पर होंगे, एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर होंगे। और एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि हर इंसान, ठीक है, हर इंसान क्वालिफाई होगा वोट देने के लिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए वो, और 18 साल से कम की एज का नहीं होना चाहिए, ठीक है, और उसे किसी भी बेसिस पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है, बस वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो, 18 साल उसकी एज हो। भाई 61st अमेंडमेंट एक्ट आया था 1988 का, उसने जो है वोटिंग एज 21 से 18 कर दी थी। डिसक्वालिफिकेशन किस किस बेसिस पर हो सकता है, भाई नॉन रेजिडेंट्स, ठीक है, इंडिया का सिटीजन नहीं है,
दूसरी बात, अनसाउंड माइंड है, पागल है, ठीक है, क्राइम कर रखा है, कोई कन्विक्टेड है। यार एक बात बताओ, अभी मैं पढ़कर आई थी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में कि पहले ये था ना कि अगर क्राइम कर रखा है तो नहीं हो सकता, लेकिन नहीं यार, कैदियों को भी शायद मुझे लगता है ऐसा कि रोल, ये क्या कहते हैं इसको, इलेक्टोरल में मतलब इलेक्शन प्रोसेस में वोट करने दिया जाता है भाई कैदियों को भी। और आई थिंक इसके लिए कोई अमेंडमेंट आया था, है ना? हाँ हाँ आया था। क्राइम के बेसिस पर, अगर ज़्यादा ही हीनियस क्राइम है तब नहीं कर सकते, ठीक है। करप्ट और इलीगल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व था वो, तब वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। अंडर द प्रोविजन ऑफ टाइल कॉन्स्टिट्यूशन और एनी लॉ मेड बाय द अप्रोप्रिएट लेजिस्लेटर, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, या फिर एक ऐसा कोई लॉ है जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया है, उसके बेसिस पर तुम डिस्क्वालीफाई हो सकते हो अगर उसने कोई शर्त और दूसरी रखी है, ठीक है। नो इलेक्शन, हाँ मुझे समझ में आया। क्या समझ में आया? कन्विक्टेड है तो 6 साल के लिए, कन्विक्टेड है तो, यार मैं भूल रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो इंसान क्राइम करके गया है अगर वो कन्विक्टेड हो गया है तो उसको करने दिया जाता है कि नहीं। अगर पुलिस कस्टडी में है और मतलब ऐसे ही जेल में है, थोड़े ऐसे कन्विक्शन नहीं हुआ है, तब तो कर सकते हैं ना, आई थिंक। I would have to see it once. No election to the parliament or the state legislature is to be questioned, ठीक है भाई। इलेक्शन जो है पार्लियामेंट में, नो इलेक्शन टू द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेटर इज टू बी क्वेश्चन। और पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का जो इलेक्शन है वो इस बेसिस पर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, ठीक है। मतलब क्वेश्चन नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट बाय एन इलेक्शन पिटिशन। क्वेश्चन करने के लिए आपको एक इलेक्शन पिटिशन दायर करनी पड़ेगी, ठीक है, उस अथॉरिटी के सामने जिसको कह रखा है एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर ने, ठीक है। टू सच अथॉरिटी एंड इन सच मैनर, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है उसके इलेक्शन प्रोसेस को, तो आप इलेक्शन पिटिशन दायर करिए उस अथॉरिटी के सामने और उस मैनर में जिस मैनर में लेजिस्लेचर ने कह रखा है। और भाई 1966 से इलेक्शन पिटिशन जो है वो हाईएबल सिर्फ हाई कोर्ट करता है, ठीक है। ट्राई कौन करता है? हाई कोर्ट करता है। 1966 से इलेक्शन पिटिशंस को ट्राई करने का जो एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन है वो सिर्फ हाई कोर्ट के पास है। कहना इसे एक्सक्लूसिव, नो ओरिजिनल, आई एम सो सॉरी, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, ठीक है भाई। द एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन लाइज, मतलब जो एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन लाइज सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और भाई मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है उसका अगर हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट आपको अपील लेकर जानी है तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाइए। जैसे राम मनोहर सिन्हा, क्या नाम था उनका, राजनारायण था, क्या नाम था, ठीक है। उन्होंने इंदिरा गांधी पर ब्लेम किया था कि उन्होंने अपने इलेक्शन के दौरान क्या किया है, जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो यूज़ किए इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो कि पब्लिक थे। तो भैया पब्लिक ऑफिशियल का यूज़ किया है, तो उसके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके जो इलेक्शन है इंदिरा गांधी का उसको नल एंड वॉइड करा दिया था। फिर उसके अगेंस्ट ऑर्डर, जो वो उसका ऑर्डर था उसके अगेंस्ट अपील कहाँ गई थी? सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाँ आप ये तो कर सकते हो, लेकिन आई थिंक कुछ ऐसा ही हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि हाई कोर्ट से सीधा अपील सुप्रीम कोर्ट में जाती है। आर्टिकल 323B, ठीक है, इट एम्पावर्स द अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट को भी और स्टेट लेजिस्लेचर को भी एम्पावर करता है, ठीक है। आर्टिकल 323B एम्पावर करता है अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट को और स्टेट लेजिस्लेचर को टू इस्टेब्लिश अ ट्राइब्यूनल फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ इलेक्शन डिस्प्यूट। ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों अपने अपने उसमें एक ट्राइब्यूनल इस्टेब्लिश कर सकती है जो कि ऐसे डिस्प्यूट को सुने, ठीक है। और भाई ये भी कह सकते हैं कि जो ज्यूरिसडिक्शन होगा सारे कोर्ट्स का, ठीक है, सारे कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन इस ट्राइब्यूनल के ऊपर नहीं लगेगा। मतलब ट्राइब्यूनल जो है, ट्राइब्यूनल का जो फैसला होगा वो क्या होगा, बस सब सर्वोपरि होगा, फाइनल होगा वो, ठीक है। उसकी जो मतलब अपील होगी ना वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, ठीक है। तो भाई लेकिन एक एक्सेप्शन है, स्पेशल लीव अपील अगर जाती है सुप्रीम कोर्ट के पास तब वो कर सकता है उसको ट्राई, ठीक है। लेकिन भाई ऐसा कोई ट्राइब्यूनल जो है वो नहीं बना है अब तक। और चंद्र कुमार केस में 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही कह दिया है कि भाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। आप कह रहे हो कि ट्राइब्यूनल का जो मतलब फैसला होगा वो फाइनल होगा और उसका ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास भी नहीं है, ये गलत है, ठीक है। अगर बनती है ना ऐसी ट्राइब्यूनल तो उसका होगा, हम कर सकते हैं जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। तो भाई
अगर कॉन्सिक्वेंसली अगर ऐसी इलेक्शन ट्राइब्यूनल इस्टेब्लिश कर भी दी जाती है तो उसका डिसीजन का जो है अपील सीधा हाई कोर्ट के पास जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ऐसी ट्राइब्यूनल बनाने का क्या ही फ़ायदा है ना। इससे अच्छा तो हम पहले ही कह दें कि भाई हाई कोर्ट सोल्व कर देगा, तो इसलिए सरकार को इसमें कुछ फ़ायदा नहीं लगा। सो दैट्स वाई द ट्राइब्यूनल हैज़ नॉट बीन इस्टेब्लिश येट। इलेक्शन मशीनरी के बारे में बात करते हैं कि आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन को कहता है कि भाई तुम्हारे पास होगी सारी सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल, कंडक्टिंग इलेक्शन, पावर होगी सब कुछ करने की, ठीक है। लोकसभा की भी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की भी। इलेक्शन कमीशन अब है क्या भाई, ये 3 मेंबर बॉडी है, इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, ठीक है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। भाई अब मैं बात करती हूँ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। भाई चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर स्टेट लेवल पर या यूटी लेवल पर इलेक्शन को संभालते हैं, ठीक है। और ये पूरे इलेक्शन वर्क को किसी स्टेट या यूटी में सुपरवाइज करते हैं, ठीक है। और भाई ये जो इनका ओवरऑल सुपरिंटेंडेंस होता है पूरा का पूरा, ये किसके अंडर में काम करते हैं, ईसीआई के, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनको नॉमिनेट करता है, ठीक है। भाई ना मैं अपॉइंट कह सकती हूँ, ठीक है, मैं अपॉइंट नहीं कह सकती, नॉमिनेट करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को नॉमिनेट करता है या डिजिग्नेट करता है, ठीक है। और किसको करता है, कोई ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट या यूटी, उस स्टेट का कोई ऑफिसर होगा या यूटी का कोई ऑफिसर होगा, उसको चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नॉमिनेट कर देगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए उसको स्टेट गवर्नमेंट या यूटी एडमिनिस्ट्रेटर की कंसल्टेशन के साथ चलना पड़ेगा, ठीक है। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के और स्टेट गवर्नमेंट के कंसल्टेशन के साथ चलना पड़ेगा, मतलब उसके बाद वो नॉमिनेट कर सकता है। फिर है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। भाई स्टेट के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो बैठते हैं वो होते हैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। और ये किसके अंडर में काम करते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर में काम करते हैं, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट में पूरा इलेक्शन का वर्क संभालते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही इनको नॉमिनेट करता है, डिजिग्नेट करता है, ठीक है। ये स्टेट गवर्नमेंट कहीं कोई ऑफिसर होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट की या उस यूटी की कंसल्टेशन में करता है। भाई यूटी में तो डिस्ट्रिक्ट होता ही नहीं, सॉरी, ठीक है। तो भाई फिर है रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर को भी नॉमिनेट करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये भी स्टेट गवर्नमेंट के या किसी लोकल अथॉरिटी के ही मेंबर होते हैं, ठीक है। और इनको रिटर्निंग ऑफिसर बना दिया जाता है और हर एक असेंबली और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में रिटर्निंग ऑफिसर होता ही होता है, ठीक है। रिटर्निंग ऑफिसर हर एक पार्लियामेंट्री और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के में काम करता है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये ब्लॉक लेवल पर करता है, क्या करता है क्या नहीं करता है, हर एक असेंबली या पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये होता है, ठीक है। और पूरा उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन को कंडक्ट कराने का काम इसका होता है, ठीक है। और भैया ये जो नॉमिनेट होते हैं ना, ठीक है, ईसीआई करता है, गवर्नमेंट के किसी ऑफिशियल को ही करता है, लोकल अथॉरिटी के किसी ऑफिशियल को कर देगा, लेकिन कंसल्टेशन लेना पड़ेगा उस स्टेट का या यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। फिर है भैया इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। फिर से मैं बता रही हूँ कि ईसीआई ही इसको स्टेट या यूटी गवर्नमेंट की कंसल्टेशन के साथ अपॉइंट करता है, इसको नॉमिनेट नहीं करता, इसको अपॉइंट करता है, ठीक है। और ये या तो लोकल अथॉरिटी में से होता है कोई या स्टेट गवर्नमेंट का कोई मेंबर होता है, ठीक है। और भाई या इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो है वो इलेक्टोरल रोल्स की प्रिपेयर करता है। जो इलेक्टोरल रोल्स होता है ना, जिसमें लिस्ट होती है, जिसमें सारे उसका नाम लिखा होता है वोटर्स का, तो वो उसको प्रिपेयर करता है, ठीक है, पार्लियामेंट्री और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। और भाई मैंने आपको एक बात और बताई थी कि अगर इसके ऑर्डर के अगेंस्ट अगर आपको अपील लेकर जानी है तो वो कहाँ जाएगी, पता है कहाँ जाएगी, वो सबसे पहले तो जाएगी डीएम के पास, ठीक है। फिर उसके बाद जाएगी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास, जो कि नेशनल स्टेट लेवल पर काम करता है। फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर। भाई जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, ठीक है, विद द असिस्टेंट ऑफ पोलिंग ऑफिसर्स, बहुत सारे पोलिंग ऑफिसर्स के साथ मिलकर प्रिसाइडिंग ऑफिसर पोलिंग स्टेशन पर कंडक्ट कराते हैं, बिल्कुल रूट पर पहुंच जाते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर। जब पर पोलिंग हो रही होती है ना, वो उस सबको प्रिसाइड करते हैं दूसरे ऑफिसर्स के साथ, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अपॉइंट करता है। भाई ये अब बात ध्यान रखने वाली है कि ईसीआई जो है, ईसीआई इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर, लोकल अथॉरिटीज़ और अपॉइंट करते हैं। ये तो 3 वर्ड, ये अपॉइंट करते हैं दोनों को, रजिस्ट्रेशन रिटर्निंग ऑफिसर को भी, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को भी। ईसीआई नॉमिनेट नहीं, अपॉइंट करते हैं, लोकल अथॉरिटी के मेंबर भी हो सकते हैं ये, ठीक है। और भाई इसके साथ साथ प्रिसाइडिंग ऑफिसर की अगर मैं बात करूँ तो इसको कौन करते हैं, इसको डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर करेंगे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर इसको अपॉइंट करेगा, ठीक है। और दूसरे पोलिंग ऑफिसर्स को भी। प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कौन अपॉइंट करेगा, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर।
प्रिसाइडिंग ऑफिसर को इलेक्ट करेगा और दूसरे पोलिंग ऑफिसर्स को भी, ठीक है। और भाई यूनियन टेरिटरी के केस में जो रिटर्निंग ऑफिसर होगा वो करेगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर नहीं, रिटर्निंग ऑफिसर, क्योंकि यूटी में होते नहीं है ना डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। अब इलेक्शन पर्सनल की बात करती हूँ। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अपॉइंटेड बाय इन कंसल्टेशन या नॉमिनेटेड बाय इन कंसल्टेशन विद स्टेट यूटी गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट को भी रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, सबको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स जो पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर स्टेट लेवल पर और रिटर्निंग ऑफिसर यूटी लेवल पर। अब ऑब्जर्वर्स क्या होते हैं भाई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है नॉमिनेट करता है कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स को एज ऑब्जर्वर्स, जिनका आपको पोलिंग स्टेशन पर ऑब्जर्व करना है कि चल क्या रहा है, ठीक है, पार्लियामेंट्री और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। कुछ जनरल ऑब्जर्वर्स होते हैं, ठीक है भाई, ये बहुत सारे नंबर्स में होते हैं और ये देखते हैं कि स्मूथ कंडक्टिंग चल भी रही है इलेक्शन की या नहीं। और ये जो ऑब्जर्वर्स होते हैं ये हर एक स्टेज को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करते हैं ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके। और एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर वो होते हैं जो ध्यान रखते हैं कि कितना खर्चा आ रहा है, ठीक है, कितना खर्च कर रही हैं, ठीक है। और असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स होते हैं और इलेक्शन एक्सपेंडिचर को बहुत ही ध्यान में रखते हैं, मॉनिटर करते हैं। फिर आते हैं हमारे पुलिस ऑब्जर्वर। भाई कमीशन जो है कुछ आईपीएस ऑफिसर्स को भी लगा सकती है पुलिस ऑब्जर्वर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ठीक है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंसी की सेंसिटिविटी है कि कुछ ज़्यादा ही वायलेंस प्रोन एरिया है तो वहाँ पर पुलिस ऑब्जर्वर लगा देगी। भाई ये भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करते हैं, फोर्स डेप्लॉय करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ध्यान में रखेंगे, ठीक है, सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाएंगे तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, इनकी ओवरऑल जिम्मेदारी ये होती है। माइक्रो ऑब्जर्वर्स वो होते हैं जो बहुत ही छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं, एक एक बहुत ही प्रोसीडिंग्स को बहुत ही क्रिटिकल और वल्नरेबल पोलिंग स्टेशन पर इनको डेप्लॉय किया जाता है और बहुत ही ज़्यादा अजीब मतलब छोटी छोटी बातों को ये ध्यान में रखते हैं, ठीक है। ये ऑफिशियल हो सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के। माइक्रो ऑब्जर्वर क्या करते हैं, मॉक पोल से लेकर सीलिंग ऑफ ईवीएम तक ध्यान रखते हैं, वीवीपैट का और दूसरे डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है। मॉक पोल, सीलिंग ऑफ ईवीएम, वीवीपैट, दूसरे डॉक्यूमेंट्स का। माइक्रो ऑब्जर्वर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली जनरल ऑब्जर्वर के पास रिपोर्ट करते हैं कि देखो देखो भाई वहाँ ऐसा हो रहा है, ठीक है। रिगार्डिंग एनी इरेगुलरिटीज ऑब्जर्व इन पोल प्रोसीडिंग्स, अगर थोड़ी सी भी इरेगुलरिटीज इनको दिखती है तो ये सीधा किसके पास जाते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के जनरल ऑब्जर्वर के पास जाते हैं, ठीक है। और फिर एकदम से मतलब इनको रिपोर्ट करते हैं जनरल ऑब्जर्वर्स को। इलेक्शन प्रोसेस, अब हम देखते हैं कि इलेक्शन प्रोसेस एक्चुअल में स्टार्ट कैसे होती है। भाई आर्टिकल 83 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें लोकसभा के बारे में लिखा हुआ है कि हर 5 साल बाद होगी, ठीक है। और आर्टिकल 172 में विधानसभा के बारे में लिखा हुआ है कि 5 साल का टर्म पीरियड है और डिसॉल्व हो जाएगी 5 साल बाद। अब जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो भी लोकसभा को डिसॉल्व कर सकती है और जनरल इलेक्शन 5 ईयर से पहले ही बुला सकती है, जैसे इंदिरा गांधी जी ने किया था। अगर गवर्नमेंट, दो कंडीशन में, अगर गवर्नमेंट के पास कॉन्फिडेंस नहीं रहा लोकसभा में, ठीक है, और कोई ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट भी नहीं है तब, ठीक है। भाई अगर गवर्नमेंट प्रेसिडेंट को कहती है कि आप डिसॉल्व कर दीजिए लोकसभा को, तो अगर वो गवर्नमेंट मेजोरिटी में है ना तभी वो उसकी बात मानेगी, वैसे नहीं, ठीक है। तो भैया अब तक जो गवर्नमेंट है अगर वो मेजोरिटी में नहीं है, कॉन्फिडेंस खो दिया है, तब भी डिसॉल्व हो जाएगी और कोई अब अल्टरनेटिव गवर्नमेंट है भी नहीं जो फॉर्म कर सके। शेड्यूल ऑफ इलेक्शन मैं आपको बता देती हूँ। भाई जो 5 साल का टाइम पीरियड है जब वो कंप्लीट हो जाता है, लेजिस्लेचर डिसॉल्व हो जाती है और न्यू इलेक्शन जो है उनको बुलाया जाता है, तो इलेक्शन कमीशन एक इलेक्शन प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं, ठीक है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिया हुआ है कि 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लोकसभा के जो वो है क्या कहते हैं उसको, जो लास्ट सेशन हुआ है लोकसभा का, डिसॉल्व लोकसभा का, वो 6 महीने से ज़्यादा उसका टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए। कहाँ तक, कमेंसमेंट ऑफ द न्यू हाउस और लास्ट सेशन के बीच में क्या नहीं होना चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा का टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए। लेकिन 2 कंडीशन में हो सकता है, ठीक है। बाई इलेक्शन का था, सॉरी। नेसेसिटेटिंग दैट इलेक्शन बी कम्प्लीटेड विद इन दिस टाइम फ्रेम, मतलब इतने टाइम में हो जाना चाहिए कंप्लीट। इलेक्शन कमीशन टिपिकली रिवील करता है इलेक्शन शेड्यूल को एक सिग्निफिकेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ठीक है। इलेक्शन कमीशन एक सिग्निफिकेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और वो उससे कुछ हफ्ते पहले होगी, ठीक है। फॉर्मल प्रोसेस जब स्टार्ट होगी ना उससे पहले होगी। भाई अब तक देखो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ना तब तक स्टार्ट नहीं हुई है प्रोसेस, ठीक है। और भाई जैसे ही अनाउंसमेंट होती है तभी से ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। भाई कैंडिडेट के ऊपर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है तभी से ही,
ठीक है, इमीडिएटली, और सिग्निफिकेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। तो अभी फॉर्मल जो प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है। इलेक्शन प्रोसेस बिगिन होती है विद द इश्यूएंस ऑफ नोटिफिकेशन कॉलिंग अपॉन द इलेक्टोरेट टू इलेक्ट मेंबर्स ऑफ अ हाउस, ठीक है। नोटिफिकेशन जैसे ही जारी हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा, भाई अब आएगी नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन आते ही इलेक्टोरल प्रोसेस हो गई है स्टार्ट, और कैंडिडेट अब अपना नॉमिनेशन भर सकते हैं अपनी डिज़ायर कॉन्स्टिट्यूएंसी से। जैसे ही नोटिफिकेशन इश्यू होती है उसके बाद कैंडिडेट्स के पास 1 वीक होता है अपना नॉमिनेशन सबमिट करने के लिए। रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो स्क्रूटिनाइज करते हैं हर एक का नॉमिनेशन, और अगर कोई इनवैलिड पाया जाता है तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और फिर थोड़ी सी मतलब हियरिंग भी देते हैं कि क्या मतलब किस तरीके से क्या क्यों रिजेक्ट किया गया, समरी हियरिंग, ठीक है। और वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट जो हैं वो अपना 2 दिन के अंदर, स्क्रूटिनी के 2 दिन के अंदर अपना मतलब जो अपना कैंडिडेचर है वो वापस लिख सकते हैं, अपना नाम वापस ले सकते हैं, ठीक है। स्क्रूटिनी के 2 दिन के अंदर, 2 days आफ्टर, मतलब सॉरी स्क्रूटिनी के 2 दिन बाद वापस ले सकते हैं, ठीक है। चलो मैं दिखाती हूँ पूरी के पूरे प्रोसेस। नोटिफिकेशन आया प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा, तो इसका मतलब फॉर्मल प्रोसेस तभी से स्टार्ट हो गई थी। आई एम रियली सो डम यार। नॉमिनेशन प्रोसेस स्टार्ट हुई, ठीक है। ये रिटर्निंग ऑफिसर को देखो अपना नॉमिनेशन पेपर देने गए हैं, कौन, पीएम मोदी। ओथ और अफर्मेशन, ठीक है, इलेक्शन कमीशन के किसी इंसान के सामने वो जो मतलब कैंडिडेट है वो लेगा। स्क्रूटनी होगी, इलेक्शन कैंपेन होगा, फिर पोलिंग होगी, ठीक है, पोलिंग, फिर काउंटिंग होगी, फिर रिजल्ट्स आएंगे। ओथ और अफर्मेशन की मैं बात करती हूँ। कैंडिडेट जो कि अपना नॉमिनेशन पेपर दे रहे हैं उनको एक ओथ लेनी होगी इलेक्शन कमीशन के सामने, ये इलेक्शन कमीशन ने जिसको ऑथराइज किया है उसके सामने। ऑथराइज ऑफिसर जो होगा वो रिटर्निंग ऑफिसर भी हो सकता है और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर भी हो सकता है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का, ठीक है। रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, क्योंकि यही करता है ना काम। कैंडिडेट को ये ओथ और अफर्मेशन अपना नॉमिनेशन पेपर सबमिट करने के एकदम बाद लेनी होगी, ठीक है। ये नॉमिनेशन पेपर नहीं दे रहे हैं पीएम मोदी, यहाँ पर ओथ ले रहे हैं, पता है, रिटर्निंग ऑफिसर के सामने। तो भाई कैंडिडेट को अपनी ओथ और अफर्मेशन जो है एकदम से नॉमिनेशन पेपर को सबमिट करने के बाद देनी होगी, और जो ओथ है वो मतलब स्क्रूटिनी डेट से नो लेटर देन द डे बिफोर द स्क्रूटिनी डेट, स्क्रूटिनी डेट से पहले 1 दिन पहले हो जाएगी, ठीक है। ओथ जो है वो एकदम से हो जाएगी 1 दिन पहले। अब इलेक्शन कैंपेन और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं। भाई इलेक्शन कैंपेन वो पीरियड है जब पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट्स को प्रेजेंट करती है और आर्गुमेंट्स को प्रेजेंट करती है टू परस्यूड वोटर्स, ठीक है। और ऑफिशियल कैंपेन जो है कम से कम 2 हफ्ते तक चलता है, ठीक है। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट से लेकर 48 घंटे पहले तक। भाई आप जो है ना कैंपेन 48 घंटे पहले पोलिंग स्टेशन मतलब पोलिंग स्टार्ट होने से 48 घंटे पहले आपको बंद करना पड़ेगा वो, ठीक है। तो इलेक्शन कैंपेन जो है वो 2 हफ्ते तक चलता है, एंडिंग 48 आवर्स बिफोर पोलिंग, ओके। 14 दिन का टाइम मिलता है आपको। पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट जो हैं वो अपने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में अधेर रहने चाहिए, इस्टेब्लिश बाय द इलेक्शन कमीशन। एमसीसी किसने दिए थे, इलेक्शन कमीशन ने दिया था, ठीक है, ताकि एक हेल्दी कैंपेन एनवायरनमेंट बना रह जा सके और कॉन्फ्लिक्ट ना हो। जो एमसीसी है वो ये भी इंश्योर करता है कि कैसे फेयरनेस आए, रूलिंग पार्टीज़ को कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है ताकि वो अपनी ऑफिशियल पोजीशन का यूज़ कैंपेन पर्पज़ के लिए ना करे। पार्टीज इशू में मैनिफेस्टो आउटलाइनिंग देयर प्रपोज प्रोग्राम। अब पार्टीज जो हैं वो अपने मैनिफेस्टो सामने लाती हैं कि हम देखो ये करेंगे, ठीक है। और भाई एक दूसरे की जो उनके मैनिफेस्टो है उसको अपोज भी करती हैं, ठीक है। रैलीज और मीटिंग्स होती हैं कैंपेन के दौरान, क्रिटिसाइज़ किया जाता है ओपोनेंट्स को और वोटर्स के साथ इंगेज होते हैं, ठीक है। भैया पोलिंग जब होती है ना तो पोलिंग जो हो वो अलग अलग डेज़ में होती है, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में अलग अलग डेज में, सबको एक साथ नहीं कराते। और ये जो स्टैगर्ड अप्रोच है ये सिक्योरिटी फोर्सेस को हेल्प करती है और इलेक्शन को अच्छे से मॉनिटर करने में और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में हेल्प करती है। और गोल ये है कि फेयरनेस बनाई जा सके वोटिंग प्रोसेस में थ्रू आउट द इलेक्शन। भाई बैलेट पेपर और सिंबल की बात सुन लीजिए। कैंडिडेट नॉमिनेशन के बाद रिटर्निंग ऑफिसर जो है एक लिस्ट जारी करते हैं कंटेंडर्स की, जितने भी कंटेस्टेंट हैं। वो बैलेट पेपर्स आर प्रिंटेड, फिर बैलेट पेपर्स को प्रिंटेड किया जाता है, ठीक है। उसमें कैंडिडेट के नाम्स लिखे होते हैं बहुत सारी लैंग्वेजेस में, ठीक है, जो कि इलेक्शन कमीशन ने डेजिग्नेट किया है। अलोंगसाइड एलोटेड सिंबल और उनके सिंबल भी होते हैं। रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी जो है अपनी पार्टी सिंबल को रिसीव करती है कैंडिडेट्स के लिए,
और 1998 से इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम आ गई है ना, तो इसीलिए इसने ट्रेडिशनल बैलेट बॉक्स को क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। 2003 से सारे स्टेट इलेक्शन और बाई इलेक्शन जो है ईवीएम से हो रहे हैं। और एक लैंडमार्क डिसीजन आया था, उसमें कमीशन ने कहा था कि अब हम सिर्फ ईवीएम का ही यूज़ करेंगे 2004 के लोकसभा इलेक्शन में, ठीक है। और 1 मिलियन से ज़्यादा ईवीएम जो है इस सिग्निफिकेंट इलेक्शन के लिए लगाई गई थी, ठीक है, 1 मिलियन से ज़्यादा। अब ईवीएम की बात करते हैं। ईवीएम एक मॉडर्न डिवाइस है जिसने ट्रेडिशनल बैलेट पेपर्स को और बॉक्सेस को वोटिंग सिस्टम में रिप्लेस कर दिया है। एडवांटेजेस क्या है ईवीएम के, देखते हैं। एलिमिनेशन ऑफ इनवैलिड एंड डाउटफुल वोट्स, मतलब इनवैलिड और डाउटफुल वोट्स को उसने एलिमिनेट कर दिया है और कंट्रोवर्सीज और इलेक्शन पिटिशंस को मिनिमाइज कर दिया है, ठीक है। फास्टर वोट काउंटिंग कंपेयर टू कन्वेंशनल मेथड्स, मतलब वोट काउंटिंग बहुत फास्ट कर दी गई है कन्वेंशनल मेथड से। और पेपर यूजेस में अब थोड़ा सा कम आया है, इको फ्रेंडली बन गया है, क्योंकि अब हम सेव कर पा रहे हैं ट्रीज़ को। प्रिंटिंग कॉस्ट अब इतनी नहीं लगती है, ठीक है, क्योंकि बस एक ही शीट चाहिए होती है बैलेट पेपर की, जिसमें सारे कैंडिडेट्स के नाम लिखे होते हैं और उनके सामने उनके बटन होते हैं। अब हम बात करते हैं वोटिंग प्रोसीजर की। वोटिंग प्रोसीजर, वोटिंग इज़ कंडक्टेड थ्रू सीक्रेट बैलेट, ठीक है। वोटिंग जो की जाती है वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू की जाती है। पोलिंग स्टेशन जो है वो पब्लिक इंस्टीट्यूशन में लोकेटेड होते हैं, जैसे स्कूल्स या कम्युनिटी हॉल्स। और इलेक्शन कमीशन इंश्योर करता है कि हर एक वोटर के पास कम से कम 2 किलोमीटर के रेडियस में एक पोलिंग स्टेशन ज़रूर अवेलेबल हो, ठीक है। और 1200 से ज़्यादा वोटर कोई भी पोलिंग स्टेशन हैंडल ना करे, तो 2 किलोमीटर की रेंज में हो और 1200 से ज़्यादा वोटर्स वो हैंडल ना करें। पोलिंग स्टेशंस खुले होते हैं कम से कम 8 घंटे के लिए, इलेक्शन डे पर 8 घंटे के लिए खुले होते हैं। पोलिंग स्टेशन पर जाने के बाद वोटर्स को चेक किया जाता है इलेक्टोरल रोल में कि उसका नाम है या नहीं, उसके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है, उसके वो जो इंडेलिबल इंक होती है उसके लेफ्ट 4 फिंगर पर लगाई जाती है। वोटर्स को एक वोटर स्लिप मिलती है और फिर वो अपना वोट डालता है, ठीक है, बैलेट बटन को एक्टिवेट करके कंट्रोल यूनिट पर, और फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसको देखता रहता है। सुपरवाइजिंग इलेक्शन, इलेक्शन कमीशन जो है वो बहुत सारे ऑब्जर्वर्स को ओवरसी करता है, मतलब बहुत सारे ओवरसी करने के लिए बहुत सारे ऑब्जर्वर्स को लगाता है ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके, ठीक है। और इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर जो होते हैं वो पूरे कैंडिडेट को मॉनिटर करते हैं पार्टी स्पेंडिंग को इलेक्शन के दौरान। मीडिया कवरेज, अब हम मीडिया कवरेज के बारे में बात करते हैं। मीडिया कवरेज भी बहुत ज़्यादा इंकरेज की जाती है ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे इलेक्टोरल प्रोसेस में, ठीक है, और वोट सीक्रेसी भी बनी रहे। भाई मीडिया पर्सनल को स्पेशल पासेस मिलते हैं ताकि वो पोलिंग स्टेशन में जाकर ऑब्जर्व कर सके, काउंटिंग हॉल्स में जाकर ऑब्जर्व कर सके, ठीक है, वोट काउंटिंग के दौरान। और मीडिया को परमिट होता है कि वो ओपिनियन पोल्स भी कंडक्ट कराए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि भाई इसका रिजल्ट जो तुम पब्लिश कराओगे ना, देखो एग्जिट पोल करा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने देखा होगा ना बहुत से मीडिया वाले खड़े होते हैं एकदम से उसके सामने, गेट के सामने, कि आपने किसको वोट दिया, क्या लग रहा है, कौन जीतेगा, ठीक है। तो एग्जिट पोल आप कराइए, लेकिन उसके जो रिजल्ट है आपको वो 2 दिन के, ना ही तो 2 दिन के, मतलब 2 दिन पहले और 2 दिन बाद बिल्कुल नहीं दिखाने। पोलिंग आज हुई ना, उससे 2 दिन पहले और उसके 2 दिन बाद आपको उसके रिजल्ट पब्लिश नहीं करने हैं, ठीक है। किसके? पोलिंग, क्या कहते हैं इसको, एग्जिट पोल के, ठीक है। एग्जिट पोल जो है उसके रिजल्ट 30 मिनट के बाद डिले करके, जब लास्ट डे होगा पोलिंग डे का उसके बाद दिखाए जा सकते हैं, वो भी 30 मिनट का डिले करके, ठीक है। अब काउंटिंग होती है वोट की। भाई जो वोट आपने ईवीएम में डाले हैं वो पोलिंग के बाद क्या किए जाते हैं, काउंट किए जाते हैं रिटर्निंग ऑफिसर के सुपरविजन में और इलेक्शन कमीशन अपॉइंटेड ऑब्जर्वर्स के उसमें, ठीक है, रिटर्निंग ऑफिसर और ऑब्जर्वर्स। और जो रिटर्निंग ऑफिसर्स जो होते हैं वो अनाउंस करते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर, ठीक है, रिटर्निंग ऑफिसर अनाउंस करता है कि कौन जीता है, ठीक है। और उसके बाद लोकसभा इलेक्शन जो है वो FPTP वाला सिस्टम यूज़ करता है, ठीक है, यानी 1 वोट ईच फॉर अ कैंडिडेट एंड द कैंडिडेट विद द मोस्ट वोट्स विन। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी FPTP सिस्टम फॉलो करता है, सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी वाला। और इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्टेड मेंबर्स की लिस्ट को कंपाइल करता है और फिर नोटिफिकेशन जारी करता है फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हाउस। और उसके बाद प्रेसिडेंट लोकसभा के लिए और गवर्नर स्टेट असेंबली के लिए रेस्पेक्टिव हाउस को सेशन के लिए बुला सकते हैं और फिर डिसाइड होगा कि कैसे मतलब गवर्नमेंट बनेगी और कौन PM होगा, ठीक है। तो भाई इलेक्शन पिटीशन की अगर मैं बात करूँ तो एनी इलेक्टर और कैंडिडेट
कोई भी या तो इंसान या फिर कोई कैंडिडेट इलेक्शन पिटीशन को सबमिट कर सकता है अगर उन्हें ऐसा लगता है कि इलेक्शन में कोई मल प्रैक्टिस हुई है। इलेक्शन पिटीशन जो है वो सिविल सूट से अलग होती है, उसमें पूरी एंटायर कॉन्स्टिट्यूएंसी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। दिस पिटीशंस जो होती हैं वो मतलब ये सिविल सूट से अलग होती है और पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इन्वॉल्व होती है। ये जो पिटीशन होती है ना, इनको हाई कोर्ट एब्जुडिकेट करता है ऑफ द रिलेवेंट स्टेट एंड इफ प्रूवन मे रिजल्ट इन अ री इलेक्शन इन दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी। हाई कोर्ट जो है इन पिटीशन को ट्राई करता है और अगर ये सही निकली तो फिर री इलेक्शन होते हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ठीक है। ममता बनर्जी ने जो क्या किया है, एक इलेक्शन पिटीशन कलकत्ता हाई कोर्ट में मतलब सबमिट की है शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ, ठीक है। ये कुछ डाटा है कि 17 जनरल इलेक्शन में किसको कितनी सीट्स मिली। एंड दैट वाज ऑल। थैंक यू सो मच।